आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में जो पूरा किस्सा है वो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र को लेकर है। और विद्युत आवेश की जहां से शुरुआत होती है या विद्युत आवेश का किस्सा जिस आदमी ने शुरू किया वो थे थेल्स। थेल्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग 585 बीसी के आसपास या 600 बीसी के आसपास हम लोगों को आवेश के बारे में थोड़ा बहुत बताया। और इसको डिटेल से जिस आदमी ने पूरा स्टडी की और एक पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स की एक ब्रांच है, इस पूरी शाखा को जो स्टार्ट करने वाले थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि सन 1700 के आसपास। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। विद्युत आवेश के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिनको समझ लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रकृति की और हम सोचते हैं कि प्रकृति किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो कई बार लगता है कि प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ अलग हैं, दीवारें अलग हैं, आदमी अलग है, ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग आज भी समझते हों कि ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी हैं। लेकिन सबकी अगर बेसिक सी क्वालिटी देखेंगे सबका, तो इन सब में परमाणु है। और परमाणु है तो मतलब सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चाहे भले आप हो, चाहे आपके सामने आपके हाथ में आपका पेन हो, दीवार हो, पंखा हो, सभी में एक चीज कॉमन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो सभी में कण है। तो प्रकृति में एक होते हैं कण, यानी द्रव्य, इनको अपन बोल सकते हैं अंग्रेजी में मैटर। पूरी प्रकृति में एक कण है। और जो इन इलेक्ट्रॉनों की, न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉनों की कॉन्फ़िगरेशन मतलब संरचना अलग अलग तरीके से है। किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, उस हिसाब से सबकी गुण भी अलग अलग है। तो एक तो प्रकृति में है द्रव्य, मतलब पार्टिकल, मैटर, कणों से मिलकर प्रकृति बनी है। हर चीज प्रकृति की जो है कणों से मिलकर बनी है। हर कण के कुछ ना कुछ गुण होते हैं। हर कण का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। अब जब भी किसी कण की बात करोगे तो कण है तो कोई ना कोई उसके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। हर कण पर कोई ना कोई बल लगेगा। हर कण का कोई ना कोई संवेग होगा। ऐसे कणों के बहुत सारे गुणधर्म होंगे। अब इसके अलावा अगर प्रकृति में कोई दूसरी चीज बच जाती है तो वह है विकिरण। जैसे सूरज से आने वाली रोशनी, आप बोल रहे हो, तो सब ये विकिरण है, या विकिरण, रेडिएशन, आप ये इनको वेव बोल सकते हैं। बस ये प्रकृति पूरा जो नेचर है वो इन दो चीजों से ही मिलकर बनी है। विकिरण के भी खुद के गुणधर्म होते हैं। हर विकिरण के पास कोई ना कोई तरंग दैर्घ्य होती है जिसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। हर विकिरण की कोई ना कोई आवृत्ति होती है। विकिरण के पास क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऐसे विकिरण के भी बहुत सारे गुणधर्म हैं। और द्रव्य मतलब कणों के बहुत सारे गुणधर्म हैं। इन बहुत सारे गुणधर्मों में से एक गुणधर्म है जो है बल, कि किसी कण पर बल लगते हैं। तो किसी कण पर कितने बल लगते हैं ये समझने की बात है। इसी को समझते हुए हम आवेश पर आएंगे। तो किसी कण पर कितने बल लगते हैं इसलिए हमें समझना चाहिए। इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना चाहिए कि पूरी प्रकृति में आखिर बल है ही कितने। तो हम देखेंगे, चलिए प्रकृति में कितने बल है। प्रकृति में मूल बल, प्रकृति में जो पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। आप सब लोगों को पता होगा, न्यूटन ने बताया था, अगर दो पिंड इस तरीके से हों, एक का द्रव्यमान m1 हो और एक का द्रव्यमान हो m2, और दोनों के बीच की दूरी r हो, तो दोनों के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ये दोनों एक दूसरे पर एक बल लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण का बल, जिसका सूत्र होगा Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ छोटी मोटी खास बातें हैं जो हमें थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग करेंगे कि भाई क्यों लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहली बात है, किसके कारण लगता है, ये द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान के कारण, अगर किसी के पास द्रव्यमान है तो ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, क्योंकि देखो फॉर्मूले में अगर किसी कण के पास कोई द्रव्यमान नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता। तो सबसे पहली बात, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है द्रव्यमान के कारण। दूसरी बात, गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल बल है दुर्बल बल। सोचिए आप लोग, ये दुर्बल बल है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखोगे आपके हाथ में पेन है, अगर आप इस पेन को छोड़ देते हो नीचे चला जाएगा जमीन पे, और आप एक हाथ से उसको ऊपर उठा लेते हैं, मतलब पूरी पृथ्वी को आप अपने एक हाथ से चैलेंज कर सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कोई प्रबल बल नहीं है, दुर्बल बल है। द्रव्यमान के कारण लगता है दुर्बल बल है। बस एक थोड़ी सी खास बात इसकी और है कि ये लंबी परास का बल है। लंबी परास मतलब बहुत दूर तक लगता है, या फिर आप बोल सकते हो इसको फिजिक्स में कि इसकी परास कितनी है, अनंत। अगर दो पिंड है, दो पिंडों का कोई ना कोई द्रव्यमान है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक जी हमेशा होगा। फिर भी अगर चाहते हो आप F0 या F ना लगे तो इस R का मान कितना होगा, इन्फिनिटी। R का मान इन्फिनिटी होगा तभी बल 0 होगा। तो ये लंबी परास का बल है, अनंत तक लगता है, मतलब बहुत अधिक दूरी को, एक तुलनात्मक दूरी को हम कभी भी अनंत बोल देते हैं।
ये गुरुत्वाकर्षण बल की छोटी सी खास बात है कि द्रव्यमान के कारण लगता है, दुर्बल बल है, लंबी परास का बल है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो ये जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, और हमारे आसपास जो चीज है उनमें पृथ्वी एक ऐसी है जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल तो किसी चीज पर आप भी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, आपके पास और कोई बैठा होगा वो भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी चीज पृथ्वी की तरफ ही क्यों जाती है? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा बल, प्रकृति का दूसरा बल है प्रबल नाभिकीय बल। ये नाभिक के आप सब लोगों को पता होगा, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इस तरह प्रोटॉन। और आपको पता होगा प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है और दूसरे प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश है, तो प्लस प्लस आवेश या समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन भी क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और ये प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भगना चाहते हैं। फिर भी सारे प्रोटॉन नाभिक में, एक नाभिक एक छोटी सी जगह होती है, नाभिक का आकार लगभग होता है 10⁻⁻15 मीटर। इस छोटी सी जगह में सारे प्रोटॉन या सारे न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, तो इन सब प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों को एक साथ जो बांधे रखने वाला बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। इसकी चर्चा अपन आगे भी करेंगे एक चैप्टर में। तो सबसे पहली बात, ये कैसा बल है? जैसे कि नाम है प्रबल नाभिकीय बल, ये प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। सबसे बड़ी बात, सबसे प्रबल बल है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये बहुत प्रबल है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं लगता, ये इसका लघु परास का बल है। लघु परास मतलब बहुत थोड़ी दूर में काम करता है, और ये परास लगभग कितनी होती है? नाभिक के अंदर अंदर काम करता है, नाभिक के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, नाभिक के बाहर इसका कोई लेना देना नहीं है, तो है तो बहुत ताकतवर लेकिन लगता सिर्फ नाभिक के अंदर अंदर है। तो ये थोड़ी सी खास बात नाभिक प्रबल नाभिकीय बल की है। और भी खास बात है कि आवेश पर निर्भर नहीं करता, मतलब प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 सब पर एक जैसा लगता है, यानी आवेश पर निर्भर नहीं करता। आवेश क्या है देखेंगे हम, अभी थोड़ी बहुत जानकारी अपनी पिछली उस हिसाब से हम चीजों को लिख रहे हैं। आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगले बल पे चलते हैं। बस इसका खास बात यही है। फिर इसी तरह हम लोगों ने प्रकृति में एक और बल ढूंढा जिसका नाम था दुर्बल नाभिकीय बल। आप लोगों को शायद कभी पता हो, आप लोगों ने ऐसे आपने रेडियो एक्टिव पदार्थों का नाम सुना होगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ 10वीं तक के 11th में कहीं आपकी केमिस्ट्री में आया होगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जिनके नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा कण निकलते रहते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, ये भी अपने आगे जाके आएगा, लेकिन लास्ट के चैप्टर में यहाँ हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। अब लोगों को शायद पता भी होगा अल्फा कण क्या है। रदरफोर्ड का अगर प्रयोग याद हो तो आपको पता होगा अल्फा कण किसे बोलते हैं? हीलियम के नाभिक को हम लोग अल्फा कण बोलते हैं, आपको याद हो। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बीटा क्या होता है तो शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको बीटा कण बोलते हैं। अगर किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको बोलते हैं बीटा कण। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि किसी के नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये बात थोड़ी हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक इतना पढ़ा है कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब नाभिक के अंदर होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आ जाता है? तो मैं आपकी छोटी सी बात बताता हूँ, आगे जाके तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एक्चुअल में तो प्रोटॉन ही बाहर आता है, लेकिन जैसे ही प्रोटॉन नाभिक से बाहर आता है तो इस प्रोटॉन के दो हिस्से हो जाते हैं। ये प्रोटॉन दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक इसके साथ कण निकलता है, इसका नाम है न्यूट्रिनो। इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ये कणों के न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इनकी चर्चा भी हम आगे जाके करेंगे। एक अपना चैप्टर है जिनमें यही रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है, या हम हल्की फुल्की बात करना है। तो मैं फिलहाल आपसे ये कह रहा हूँ कि जब प्रोटॉन बाहर आता है तो प्रोटॉन दो भागों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इसका नाम है न्यूट्रिनो। या इसी का एक और कण होता है इलेक्ट्रॉन या एंटी न्यूट्रिनो। जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे जब दूसरा कण भी हम लेंगे जिसको हम पॉजिट्रॉन नाम देते हैं। फिलहाल आप लोग मोटी मोटी बात समझिए कि जब प्रोटॉन नाभिक से बाहर आता है रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में तो कई बार इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। तो इस तरीके से नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा कण। ठीक है, तो इसका मतलब नाभिक में कोई ऐसा बल था पहले जो प्रोटॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को बांधे रखने का काम करता था। मतलब नाभिक में कोई ना कोई ऐसा बल था जो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को एक साथ बांधे रखने का काम करता था। वो जो एक साथ बांधे रखने बल था उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल ऐसा बल है जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को बांधे रखता है या इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। ठीक है, ये दुर्बल बल है और ये भी लघु परास का बल है। ठीक है, दुर्बल बल है।
अब इतना पढ़ते पढ़ते जब इन सब चीजों को पढ़ लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 3 तरह के बल देखे। एक बल था गुरुत्वाकर्षण बल जो द्रव्यमान के कारण लगता है, एक दुर्बल नाभिकीय बल और एक प्रबल नाभिकीय बल। अगर आप बात को ध्यान से देखें तो दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल सिर्फ नाभिक के अंदर ही इनका अस्तित्व है, नाभिक के बाहर इनका कोई रोल नहीं है। नाभिक के अंदर लगते हैं, नाभिक के अंदर अंदर काम करते हैं। अब नाभिक के बाहर की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल हम जितनी भी चीजें एक दूसरे पे लगा, जितनी भी चीजें हमारे आसपास मौजूद है वो सब एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल अगर किसी का महसूस होता है या अनुभव होता है तो वो है पृथ्वी, क्योंकि उसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। अब यही बल है अपने आसपास। अब एक चीज आप सोचिए, जब आपका कोई टीचर चौक लेता है और बोर्ड पे कुछ लिखता है तो चौक के कुछ कण बोर्ड से चिपक जाते हैं। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, हमेशा ही होता है ना। जब चौक के कुछ कण बोर्ड से चिपक जाते हैं तो ध्यान देने की बात है, इसका मतलब जब चौक के कण बोर्ड से चिपके तो बोर्ड के पास कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो चौक के कणों को अपनी तरफ चिपका लेता है, खींच लेता है या अट्रैक्ट करता है। अब ध्यान देने की बात है कि जब कोई फोर्स लग रहा है, कोई बल लग रहा है चौक के कणों पर, तो हमने तो अभी तक 3 तरह के बल पढ़े हैं, और जिसमें प्रबल नाभिकीय दुर्बल नाभिकीय बल तो नाभिक के अंदर ही बच गए। अब बात आती है गुरुत्वाकर्षण बल की, और कई बार हम सोचते हैं बोर्ड के पास भी द्रव्यमान है और चौक के पास भी द्रव्यमान है, इसलिए हो सकता है दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगा होगा और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चौक बोर्ड से चिपक गए होगा या चौक के कण बोर्ड से चिपक गए होंगे। लेकिन तभी एक बात का ख्याल और भी आता है कि बोर्ड से ज्यादा तो उन चौक के कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा पृथ्वी। कौन लगाएगी? पृथ्वी। तो फिर चौक के कणों को नीचे आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बोर्ड से चिपके रहते हैं। इसका मतलब वहां गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है, कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल होता तो बोर्ड से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाता? पृथ्वी। और पृथ्वी लगाती तो चौक के कणों को बोर्ड पे रुकना ही नहीं चाहिए था। तब दिमाग में घंटी बजती, इसका मतलब कोई ना कोई नया बल है, और वो जो नया बल है जो चौक के कणों को बोर्ड से चिपकाता है, उस नए बल का नाम है स्थिर वैद्युत की या विद्युत चुंबकीय बल। क्या नाम है इस बल का? स्थिर वैद्युत की या विद्युत चुंबकीय बल। और ये जो बल लगता है ये तब लगता है जब आप दो चीजों को आपस में रगड़ देते हैं। जैसे आपने अगर चौक को सिर्फ रखोगे उसके ऊपर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप चौक को बोर्ड के ऊपर रगड़ते हो, रगड़ कर चलाते हो, या फिर आप अपने बालों में पेन को रगड़ते हो या स्केल को रगड़ते हो, तब आप देखते हो कागज के टुकड़ों को उठा लेते हैं। तो रगड़ने पर जब दो चीजों को आप आपस में रगड़ते हो तो रगड़ने पर वस्तुओं के पास ऐसा कुछ गुण आ जाता है जिस गुण के कारण चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। वह जो गुण है वो गुण ही क्या है? आवेश। उस गुण को हम क्या बोलेंगे? आवेश। वैसे तो आवेश की पर्टिकुलर परिभाषा देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आवेश क्या है? जब चीजों को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुओं के पास एक आकर्षण का गुण आ जाता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं? आवेश, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको चार्ज। और इस आवेश के कारण जो बल लगता है वो बल है विद्युत चुंबकीय बल। अब ये बल अपने आसपास बहुत जगह लग रहा है, अब जहां देखोगे वहां ये बल है, क्योंकि मैंने फिर मेरी बात को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि वो प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय दोनों बल नाभिक के अंदर रह जाते हैं, और बाहर गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ पृथ्वी के कारण दिखता है। अब इसके अलावा जितने बल लग रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए चौक से बोर्ड पे लिखा हुआ, चौक के कण चिपक गए, वो भी स्थिर वैद्युत की बल है जो कि आवेश के कारण आया है। आप जमीन पे चल पा रहे हो तो आप जैसे अपना पैर रखते हो तो आपकी जमीन और पृथ्वी के बीच में घर्षण होता है। घर्षण होता है तो आपके पैर और जमीन के पास आवेश आता है। आवेश आता है तो मतलब स्थिर वैद्युत की या विद्युत चुंबकीय बल लगता है, और ये बल क्या करता है? चिपकाने का बल लगता है, मतलब चिपकाता है, इसलिए आपका पैर जमीन से चिपक जाता है। अगर कहीं पर घर्षण नहीं होगा तो आवेश नहीं आएगा, आवेश नहीं आएगा तो स्थिर वैद्युत की या विद्युत चुंबकीय बल नहीं होगा, और ये बल नहीं होगा तो चीजें चिपकेंगी नहीं। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं और चलते चलते आगे आपके आपके पैर के नीचे किसी ने बहुत सारा ऑयल डाल दिया, तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जब कहीं पर तेल, ऑयल ये डालते हैं, अपने स्नेहक पदार्थ डालते हैं, तो घर्षण बल कम हो जाता है, और जैसे ही घर्षण कम तो आवेश नहीं आएगा, आवेश नहीं आएगा तो बल नहीं लगेगा, इसलिए आप उस वक्त वहां पर फिसल कर गिर जाते हैं। आप अपने पेन से अगर कॉपी में लिख पा रहे हैं तो भी आवेश के कारण लिख पा रहे हैं। आप रगड़ते हैं, आवेश आता है, वही विद्युत चुंबकीय बल आता है और बल उसको चिपकाने का काम करता है, इसलिए स्याही के पार्टिकल उससे चिपक जाते हैं। आई होप आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आवेश की जो परिभाषा हम लोग लिखें वो हमें लिखनी चाहिए इस हिसाब से कि आवेश एक द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा या इन क्षेत्रों को अनुभव करता है। ठीक है, क्षेत्र का नाम मैंने इसलिए ले दिया है कि ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण है वो जो आता है, इसके पीछे किसका रोल है? ये थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूं। आवेश जो ये गुण आता है, इस गुण के पीछे किसका रोल है? थोड़ा सा ये आपको दिखने में दिक्कत होगी, मैं इसको सही कर देता हूँ, अब ठीक होगा मेरे हिसाब से। तो आवेश ये
की परिभाषा हम लोग ये लिख सकते हैं भाई आवेश किसी द्रव्य का गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये जो क्षेत्र है यही यही आकर्षण और प्रतिकर्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आवेश की एक छोटी सी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे समझने वाली बात यह है कि आवेश आता ही क्यों है। भाई ये बात ठीक है कि जब रगड़ते हैं तो आवेश आ जाता है, लेकिन एक बड़ी समझने वाली बात है कि रगड़ने पर ऐसा क्या होता है। इसके लिए थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, मान लेते हैं हम लोग उसी की बात करते हैं कि चौक जो है, चौक के कण जो बोर्ड से चिपके उनके पास ये आवेश आया क्यों, बोर्ड के पास या चौक के पास ये आवेश आया कैसे। मान लीजिए ये एक परमाणु है और ये परमाणु है आपके पास किसका, आपके चौक का। ये चौक का एक परमाणु है और जिसके अंदर मान लीजिए कितने प्रोटॉन है, 6। सामान्यतः हम जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश है, आगे जाके हम इसकी बात करेंगे प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश क्यों होता है। तो मान लीजिए ये मैंने प्रोटॉन 6 प्रोटॉन दिखा दिए और 6 क्या दिखा दिए, इलेक्ट्रॉन। और अब तक की जानकारी के हिसाब से 6 प्रोटॉन प्लस के और इलेक्ट्रॉन 6 माइनस के। आगे जाके हम इसकी बात करेंगे कि प्रोटॉन को प्लस और इलेक्ट्रॉन को माइनस क्यों कहा जाता है। और मान लीजिए ये एक दूसरा परमाणु और है, वो किसका है, चौक का, सॉरी बोर्ड का, जिसके पास मान लेते कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ये 4 मान लीजिए, लिखने में दिक्कत होगी, 4 अपनी मर्जी से। ये परमाणु है बोर्ड का और ये जो परमाणु आपको दिख रहा है ये परमाणु है चौक का। अब देखिए रगड़ने पर क्या होता है, जब जब हम एक दूसरे को रगड़ते हैं, इसके ऊपर 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आवेश 0 और इसका भी टोटल आवेश 0। अब देखिए रगड़ने पर क्या होता है, जैसे जब इनको रगड़ते हैं तो रगड़ने पर ऐसा क्या होता है, जैसे आप चौक से बोर्ड को रगड़ते हो या बोर्ड से चौक को रगड़ते हो तो ये इलेक्ट्रॉन टूटकर इधर की उधर चले जाते हैं। मान लिया आपने रगड़ा और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में फंसे और एक इलेक्ट्रॉन टूटकर इधर आ गया, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा इसके बाद की कहानी क्या होगी, इसके बाद में आपका जो चौक है इसके पास प्रोटॉन तो सही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। तो क्या हो जाएगा, +1। और जब हम बात करेंगे इसकी बोर्ड की, तो बोर्ड के पास क्या होगा, प्रोटॉन तो अभी भी 4 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो क्या हुआ, -1। बस यही काम होता है। अब यहाँ से हम 2-3 बातों को सीख सकते हैं। देखिए पहली बात कि आवेश कब आया, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर से इधर आया तो वस्तु के ऊपर आवेश आया। दूसरी बात, आवेश कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का, एक प्लस और एक माइनस। यहां से प्लस आवेश कब आया, जब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, दान। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है, क्या करती है, दान करती है या त्यागती है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है, त्यागती है, तो उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, प्लस का। इसके ऊपर माइनस क्यों है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे, तब वस्तु के ऊपर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। तो यहाँ से 2-3 बातें हम लोगों को सीखने की होंगी कि पहली बात तो ये कि आवेश कब आता है या आवेश क्यों आता है। तो सिंपल सी बात है, आवेश कब आता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करती है, जब आवेश आता है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात हमारी ये होगी कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से आवेश आता है। दूसरी बात, आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आप कहोगे आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश कब आता है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और ऋण आवेश कब आता है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो मैं यहां से लिखता आवेश की परिभाषा मैंने पीछे यहाँ लिखी थी, आप चाहें तो यहां से देख सकते हैं, यह आवेश की परिभाषा है। अब हम आगे लिख रहे हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश कितने प्रकार का होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आवेश 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से आप देखिए। पहला लिखेंगे धनावेश। अब धनावेश को लिखने के लिए, समझने के लिए 2-3 बातें हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। पहली बात, धनावेश कब आया, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, एक बात। अच्छा एक बात होती है आप मेरे को, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे घटेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। तो यानी कि वस्तु के ऊपर धनावेश आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं धनावेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम, या प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की
संख्या क्या हो जाएगी, कम। किससे, सॉरी, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी ना, तभी तो प्लस आवेश बढ़ेगा। प्रोटॉनों की संख्या ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपसे आज से आप इस बात को ध्यान से समझेंगे कि धनावेश का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ऋणावेश नहीं है, नहीं, धनावेश का मतलब उसके अंदर ऋणावेश है, लेकिन धनावेश कब आएगा, जब ऋणावेश की मान धनावेश से कम हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रोटोनों की संख्या ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जब भी प्रोटोन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगी तब कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी है। ये ठीक उसी तरीके से जबकि कोई बोलता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मोमडन नहीं है, मोमडन है लेकिन हिंदू ज्यादा है इसलिए वो हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, तो धनावेश का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कोई वस्तु धनावेशित है कि उसके अंदर ऋणावेश नहीं होता। बिल्कुल, धनावेश वस्तु के अंदर भी ऋणावेश होता है लेकिन धनावेश से कम होता है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी। धनावेश वस्तु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ये भी ध्यान देने की बात है, जो वस्तु धनावेशित है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कमी है तो इधर उधर से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश वो करेगी। अच्छा, एक बात, अब देखिए जब कोई वस्तु को आप कर रहे हो धनावेशित हो रही है तो मतलब उससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो इसका मतलब जब कोई वस्तु पर धनावेश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहे, इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब हर बार इतना द्रव्यमान भी जा रहा है। तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाने पर तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी, वृद्धि होगी, बताओ। जब धनावेशित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मतलब द्रव्यमान जा रहा है, और द्रव्यमान जा रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी। तो धनावेशित होने पर द्रव्यमान में कमी होती है, धनावेशित होने पर द्रव्यमान में कमी होती है। इतनी प्रॉपर्टी किसी धनावेशित वस्तु की होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे ऋणावेश के बारे में। नंबर 2, ऋणावेश। राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो मैं थोड़ा समझ समझ के ध्यान से लिख रहा हूं। अब ऋणावेश की पहली बात, ऋणावेश कब आया, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी और प्रोटॉनों की संख्या कम होगी। मतलब ऋणावेश वस्तु में हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, मतलब ग्रेटर देन प्रोटॉनों की संख्या, यही बात होगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता या प्रोटॉन की कमी। तो आप लिख सकते हैं कि ऋणावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब अधिकता है तो ये हमेशा चाहती है इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं दान कर ले, तो उसको मौका मिलेगा तो नेगेटिव जो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन दान कर देगी तुरंत। ठीक है, आई कब है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब ऋणावेश आया है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हुए मैंने शब्द लिखा है ग्रहण करिए, तो हर बार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब है कुछ द्रव्यमान ग्रहण करना। तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ऋणावेशित होने पर द्रव्यमान में क्या होगी भाई साहब, वृद्धि होती है। ठीक है, ये ऋणावेशित वस्तु की खास बात है ना। मैंने लिखा है यहां पर भी देख लीजिए, वो त्याग, ये इसके लिए सारी बातें और ये सारी बातें इसके लिए, ऋणावेश के लिए। तो यहां से ध्यान देने की बात, आवेश एक गुण है, वस्तु का गुण है, ध्यान रखना, ये बात पैकेज काम आएगी, जिसके कारण कोई भी वस्तु या कोई भी कण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उनमें कोई प्रभाव महसूस करता है। ठीक है, दो बात। एक बात, आवेश क्यों आता है, कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश आता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ऋणावेश और धनावेश। ये सारी बातें मैंने आपको पीछे दिखा दी। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आवेश की परिभाषा तो पहले मैंने आपको बताई दी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ छोटी मोटी बातें जो हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि जिनको मैं नोट कर करके लिख रहा हूँ। जिनमें पहली बात यही है कि आवेश का जो नामकरण था उसमें बेंजामिन ने आवेश को पॉजिटिव व नेगेटिव नाम ही क्यों दिया, कि उस वक्त जो नामकरण हो रहे थे उन्हें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था,
उस वक्त सिस्टम कुछ ऐसा चलता था, जब कोई एक आदमी गैस खोज रहा है तो उसने उस गैस का नाम रख दिया हाइड्रोजन, किसी दूसरे ने एक दूसरी गैस खोजी उसका नाम रखा ऑक्सीजन, ऐसे ही नामकरण चल रहा था। तो बेंजामिन भी चाहता तो एक आवेश का नाम बेंजामिन, दूसरे का फ्रैंकलिन, ऐसे ऐसे करके रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे एक लॉजिक था। उससे पहले एक बात और भी समझनी चाहिए। शुरू शुरू में बेंजामिन को लगा कि आवेश सिर्फ आकर्षित ही करता है। वो जब चीज़ों को एक दूसरे से रगड़ता था और किसी के पास लेके जाता था तो सिर्फ अट्रैक्शन होता था। तो बेंजामिन को लगता था कि आवेश में सिर्फ एक गुण है और वो है आकर्षण का। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आकर्षित करने का ही गुण है। लेकिन एक बार मान लीजिए उसके साथ संयोगवश या लक बाई चांस या फिर मान लीजिए उसने जानबूझ के कुछ ऐसा किया जिससे उसे वो पता चला कि आवेश प्रतिकर्षण भी करता है। वो कैसे, वो उसका समझिए। एक बार उसके पास एक कांच की छड़, उसके पास एक कांच की छड़ थी, मतलब ग्लास रोड, और इस कांच की छड़ को उसने किसी रेशम के कपड़े पर रगड़ दिया, रेशम के कपड़े पर रगड़ दिया। और उसके पास एक दूसरी कांच की छड़ और थी, ये भी ग्लास रोड है, और इसको भी रेशम के कपड़े पर रगड़ दिया। अब ये कांच की छड़ को जब किसी के पास लेके जाता था तो ये आकर्षित करती थी किसी भी चीज को, और ये कांच की छड़ भी दूसरे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रही थी। लेकिन जब जैसे ही दोनों कांच की छड़ एक दूसरे के पास पास आई तो उसको लगा ये भी आकर्षित करेंगी। लेकिन जैसे ही दोनों गलती से या जानबूझकर पास पास रखी गई तो दोनों कांच की छड़ों ने एक दूसरे को क्या किया, प्रतिकर्षित। तब उसने देखा कि आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण भी होता है। समझदार आदमी था, समझते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगा कि ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की, इसको भी रेशम से रगड़ा, इसको भी रेशम से रगड़ा। जैसा आवेश इसके ऊपर है वैसा ही आवेश इसके ऊपर है, और दोनों के ऊपर अगर समान समान आवेश, इसके ऊपर एक्स और इसके ऊपर भी एक्स है, दोनों के ऊपर समान समान है, तो एक दूसरे को क्या कर दिया, प्रतिकर्षित। तो यहां से बेंजामिन ने बात बता दी कि अगर एक प्रकृति का आवेश हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं। इसी तरह जब रेशम के कपड़ों को पास पास लाया गया तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो पता चला कि आवेशों में प्रतिकर्षण भी होता है और आकर्षण भी। ठीक है, ये बात तो दूसरे आवेश की खोज की थी। तब पता चला आवेश दो तरह का है, जिनमें समान प्रकृति के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब एक बात और आगे निकल के आती है, जब ऐसा है तो फिर उसने इसको प्लस या माइनस नाम ही क्यों दिया? एक का नाम, एक आवेश का नाम बेंजामिन और एक का फ्रैंकलिन क्यों नहीं रखा? वो भी साथ साथ फेमस हो लेता। उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक कांच की छड़ है, ये ग्लास रोड थी बेंजामिन के पास, और इसके ऊपर कोई आवेश था एक्स। और मान लीजिए कोई दूसरे हमारे पास एक और छड़ थी, ये मान लीजिए हमारे पास प्लास्टिक की थी, इसको हमने किसी दूसरी चीज से रगड़ा है और इसके ऊपर आवेश दूसरे प्रकृति का है, इसको हम नाम दे देते हैं वाई। और दोनों छड़ों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो मतलब विपरीत प्रकृति के हैं। अब बेंजामिन ने दोनों छड़ों को साथ साथ रख दिया, दोनों को ऐसे साथ साथ रख देते हैं, दोनों एक दूसरे से मैंने पास पास से चिपका दी। ध्यान देने की बात है, ये छड़ भी आकर्षित कर रही थी, ये भी आकर्षित करती थी चीजों को। जब दोनों पास पास आए तो दोनों ने भी एक दूसरे को आकर्षित किया, और बेंजामिन को लगा जब दोनों को एक साथ इकट्ठे कहीं पर लेके जाएंगे तो आकर्षण बल ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही दोनों छड़ एक दूसरे से पास मिलकर कहीं पर लेके गए, एक के ऊपर एक्स वाई आवेश था, एक पर हमने वाई नाम दिया है, जैसे ही दोनों को पास लेके गए किसी तीसरी चीज के पास, तो दोनों की जो अट्रैक्शन का गुण था वो खत्म हो चुका। फिर दोनों को अलग अलग किया गया, फिर भी दोनों ने किसी चीज को आकर्षित नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अलग अलग आकर्षित कर रही थी, दोनों ने भी एक दूसरे को आकर्षित किया, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे से मिल गई तो मिलने के बाद आकर्षण का गुण खत्म हो गया। मतलब दोनों का जो आवेश था वो क्या हो गया, जीरो। क्योंकि इसके आवेश को हमने एक्स नाम दिया, इसके आवेश को हमने वाई, और जब दोनों को साथ साथ मिलाया तो दोनों मिलकर जीरो हो गए। और अलग अलग किया तब भी दोनों के ऊपर जो आवेश था वो क्या रहा, जीरो जीरो ही। अब आप बताइए जीरो जीरो वाला प्रोसेस कहाँ है, कि जहां पर दो चीजें आपस में मिलकर एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर दें। अब जब मैं बात कर रहा था पहले की चीजों की, जैसे मैं कह रहा था किसी आदमी ने हाइड्रोजन गैस खोजी, किसी ने ऑक्सीजन खोजी, और दोनों को मिलाकर हम लोगों ने पानी बना लिया। लेकिन ये बताइए, जब पानी बन गया, बन गया, तो क्या ऐसा है कि पानी बनते ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अस्तित्व खत्म हो गया? अस्तित्व तो अभी भी है ना। हम लोग अगर कोई विधि लगाए, कोई मेथड लगाए, तो हम पानी से वापस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जब ये जीरो हो गया तो अब इस जीरो से किसके ऊपर कितना था, कैसा था, ये बताना मुश्किल है। तो ऐसा मिलकर जीरो का काम होता था मैथमेटिक्स में, कि जब गणित में +5 और -5 मिलते थे और मिलकर जीरो होते थे। अब इस जीरो को देखकर बताना मुश्किल था कि ये जीरो +5 या -5 का है, या +7 या -7 का है, जीरो किसका है? जीरो जीरो सब एक। ठीक है, बस ऐसा ही काम यहाँ पे हो। तो बेंजामिन को लगा कि ये दोनों मिलकर एक दूसरे को जीरो कर रही हैं, और ये जीरो करने वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहाँ थी? ये प्रॉपर्टी गणित में थी। तो आवेशों का जो संयोजन था ये किसकी तरह होता था? गणितीय राशियों की भांति होता था। इसलिए बेंजामिन ने आवेश को क्या नाम दिया? प्लस व माइनस। तो मैं लिख सकता हूं आवेशों का संयोजन
आवेशों का संयोजन गणितीय राशियों की भांति होता है। भांति होता है। इसलिए बेंजामिन ने आवेश को पॉजिटिव है नेगेटिव नाम दिया। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। बेंजामिन को नहीं पता था इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उसने सिर्फ आवेश का नाम दिया। उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव ऐसी कोई बात नहीं कही। ये बाद में बात साइंटिस्ट द्वारा की गई। और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्रोटॉन को पॉजिटिव कहने का इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ये नाम था जो शुरू में रख दिया गया, है ना। जैसे आपकी किसी दोस्त का नाम हो सकता है महेश हो और आपका नाम सुरेश हो, बस वो रख दिए गए शुरू में और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर बचपन में किसी का नाम महेश का सुरेश है, सुरेश का महेश रख दिया जाता तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं। एक नोट ये। दूसरा नोट एक और है अपने पास कि मैंने कहा कि जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन जब कोई वस्तु दान करती है या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसका द्रव्यमान बदलता है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होता है? आवेशित होने पर द्रव्यमान में परिवर्तन, ये परिवर्तन कितना है? हमें छोटे बड़े न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लेते उस परिवर्तन को मैं लिख देता हूँ डेल्टा एम से। और आप बताइए अगर कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन दान करेगी तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होगा? मान लीजिए एक वस्तु एक इलेक्ट्रॉन दान करती है तो उसके द्रव्यमान में जो कमी होगी वो होगी एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। एक और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में लिख देता हूँ एम ई। कोई 2 करेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, कोई 3 करेगी तो 3 के बराबर। और कोई वस्तु अगर एन इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान कर रही है तो उसके द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा वो एन इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो डेल्टा एम तो है द्रव्यमान में परिवर्तन, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एम ही है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा फिर लिख देता हूं। इस फॉर्मूले से हम किसी के द्रव्यमान में होने वाली कमी या वृद्धि को पता कर सकते हैं। ठीक है, कल हम बात करेंगे आवेश के मूलभूत गुणधर्म की और खासकर एक और चीज कि बिजली कैसे चमकती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो।